अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम एक फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे किसानों को लिक्विड पोटाश 30% बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पोटाश बनाने से पहले ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी है, चूँकि इसमें हम दो ऐसे केमिकल्स को मिक्स करते हैं जिनको अगर मिक्स करने के दौरान थोड़ी सी गलती की वजह से आपको नुकसान पहुंचता है, आपके साथ वालों को नुकसान पहुंच सकता है, इवन कि आपका प्रोडक्ट भी ख़राब हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट ऐसा तैयार हो सकता है जो कि आपकी फसल को फ़ायदा की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग के दौरान मैं वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर सका चूँकि उसमें काम में बिज़ी था, लेकिन मैं इन छोटे छोटे क्लिप्स की मदद से आपको यहाँ पे लिक्विड पोटाश तैयार करने की ट्रेनिंग की तफसील बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको मैनेज कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। आप इन क्लिप्स को देख के ये आइडिया हासिल कर सकेंगे कि किस तरह से आप बड़े पैमाने पर लिक्विड पोटाश 30% खुद तैयार कर सकते हैं। तो आए, मैं आपको साथ साथ इन क्लिप्स के मुतल्लिक़ बताता भी चलूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपने इन केमिकल्स के रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल में रखते हुए लिक्विड पोटाश 30% तैयार करनी है। तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोटाश नहायत ही अहम ग़िज़ाई अज्जा है जिसका शुमार अज्जाए कबीरा में होता है। ये पौधे की यील्ड में यानी कि पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करने के साथ साथ पौधे में मुख्तलिफ बीमारियों और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करता है। बाज़ार में बहुत सारी किस्मों की पोटाश अवेलेबल है। अगर आप नीचे पोटाश काश्त के वक़्त अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 50 kg वाले बैग्स इस्तेमाल करें। उनमें SOP हो सकती है या MOP हो सकती है। ये पोटाश आपको नहायत सस्ती पड़ेगी। लेकिन आजकल पोटाश चूँकि हम स्प्लिट्स में इस्तेमाल करते हैं जिसका पैदावार पर नहायत मुस्बत असर होता है, तो स्प्लिट में इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि पोटाश की ऐसी किस्म अवेलेबल हो जिसको हम फसल में फ्लड कर सकें। मार्केट में लिक्विड पोटाश की मुख्तलिफ इकसाम अवेलेबल हैं जिनकी pH काफ़ी हाई होती है। मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी की लिक्विड पोटाश ख़रीदने के बाद उसकी pH चेक की तो वो तकरीबन 8 से 9 के दरमियान थी और उसकी कीमत भी तकरीबन 52,500 रुपये के करीब थी 200 लीटर की। लेकिन जो हम घर में लिक्विड पोटाश तैयार करते हैं वो नहायत ही आला क्वालिटी की होती है। उसमें ना सिर्फ वो पोटाश वाफर मिकदार में होती है बल्कि उसमें फास्फोरस की मिकदार भी काफ़ी हद तक मौजूद होती है, जो कि हमारी फसल में नहायत मुस्बत असरात के साथ पैदावार में इजाफा करती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लिक्विड पोटाश अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा घर में तैयार की हुई लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपको सस्ती पड़ेगी बल्कि इसकी क्वालिटी आपके कंट्रोल में होगी। चूँकि बाज़ार में जो लिक्विड पोटाश अवेलेबल है उसमें बचत की जाती है और उसकी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं की जाती जिसमें हमें बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल होते हैं। तो लिक्विड पोटाश तैयार करने के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत ही अहम है। आपने इसमें स्टेप्स को गौर से देखना है और सुनना है और नोट करना है ताकि आप आला क्वालिटी की पोटाश खुद तैयार कर सकें। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के दौरान हमने 110 लीटर पोटाश तैयार की। इस पोटाश को तैयार करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का ड्रम लिया जो कि तकरीबन 220 लीटर कैपेसिटी रखता था। तो अगर आप भी पोटाश तैयार करना चाह रहे हैं तो हमेशा आपने जितनी पोटाश तैयार करनी है उससे डबल वॉल्यूम का आपने ड्रम लेना है। दोस्तों, ये पोटाश तैयार करने के लिए हमने ड्रम में सबसे पहले 40 लीटर पानी डाला। 40 लीटर पानी डालने के बाद हमने उसमें 2 बैग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के डाले जो कि 25 किलो के थे, यानी कि 50 किलो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालकर हल किया। जब हमने ये हल किया तो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया। फार्मर का ये ख्याल था कि पानी जो है वो ठंडा रहेगा और हम इसको बाहर जो है वो पानी छिड़क कर जो है वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैंने उससे समझाया था कि पानी नहायत गर्म होगा तो लिहाजा हमें ड्रम को पानी में भिगो कर रखना होगा। लेकिन फार्मर को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने पहले ड्रम को बाहर रखा और उसको दिखाया कि पानी जो है वो ड्रम गर्म हो रहा है तो हमें इसको वापस पानी में भिगो कर रखना होगा।
तो रिजल्ट्स देखने के बाद जब फार्मर ने ये फील किया कि अब ड्रम को जो है हम पानी छिड़क कर मैनेज नहीं कर सकते, तो वो मेरे साथ एग्री हुआ और हमने फिर जो उसकी कार वॉशिंग का सिस्टम बना हुआ था उसके अंदर पानी फिल किया और ड्रम को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। 40 लीटर पानी में 50 किलो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हल करने के बाद पानी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था, तो हमने इसको पानी में डिप करने के बाद जो है वो फास्फोरिक एसिड इसमें मिक्स करना शुरू किया। फास्फोरिक एसिड मिक्स एकदम से नहीं किया जा सकता। याद रखिए, अगर आप फास्फोरिक एसिड को एकदम से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के महलूल में डालेंगे तो एक धमाका होगा जो कि निहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा आपने फास्फोरिक एसिड को कंट्रोल में रखकर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के महलूल के साथ। तो लिहाजा इस मकसद के लिए मैंने जो अस्पताल से पुरानी ड्रिप्स जो हैं वो मंगवाई और उनमें फास्फोरिक एसिड को फिल किया और फिल करने के बाद उसको कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करना शुरू किया। शुरू में आप इसका रिएक्शंस और इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं कि ये निहायत ख़तरनाक रिएक्शन हो रहा है। अगर हम ड्रम को फुल कैपेसिटी तक फिल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बबल्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है पानी उछलता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो प्रोडक्ट है इर्द गिर्द फैल जाता है, हमारे कपड़े जो है वो ख़राब कर सकता है। तो लिहाजा मैंने कहा था कि जितनी आपने पोटाश तैयार करनी है उससे डबल कैपेसिटी का आपने बर्तन यूज़ करना है और बर्तन हमेशा प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल का, किसी भी धात का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। उसमें हिलाने के लिए जो आपने डंडा वगैरह इस्तेमाल करना है वो भी लकड़ी वगैरह या प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल वगैरह का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने फास्फोरिक एसिड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के महलूल में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना शुरू किया और इसमें हमारी मदद की इन पुरानी ड्रिप्स ने, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। ये रिएक्शन जो है वो आवाज़ें भी पैदा कर रहा है, आपको ये आवाज़ें सुनाई भी दे रही होंगी। अगर आप ये एकदम से फास्फोरिक एसिड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होगी और इस हीट से आपका ड्रम जो है वो पिघल सकता है। तो लिहाजा आपने जब भी फास्फोरिक एसिड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करना है तो ड्रम को पानी के अंदर उस सतह तक भिगो के रखना है जहां तक आपका महलूल ड्रम के अंदर मौजूद हो। तो दोस्तों, हमने जब तकरीबन 35 केजी फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हो चुका था तो हमने इसकी स्पीड इंक्रीज़ की, क्योंकि काफ़ी हद तक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो चुका था। तो अब हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जो है फास्फोरिक एसिड को उसमें तो लिहाजा हमने इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया और बकाया जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फास्फोरिक एसिड को ज़्यादा स्पीड के साथ मिक्स करना शुरू किया। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस स्टेज पे भी हमने ड्रिप्स को ही इस्तेमाल किया, डायरेक्टली उसमें नहीं डाला। डायरेक्टली डालेंगे तो उस वक्त भी धमाका हो सकता है और आपके साथ वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्त, लिहाजा आप लोगों ने इस स्टेज पे भी फास्फोरिक एसिड को कंट्रोल करके रिएक्ट करवाना है, ना कि एक साथ आपने उसमें डाल देना है। तो दोस्तों, इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि इस दौरान मैं ट्रेनिंग भी दे रहा था, उन्हें बता भी रहा था और साथ में चीज़ों को ऑप्टिमाइज भी कर रहा था, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लगा। दोस्तों, हमने इस रिएक्शन के दौरान 85% वाला फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया और 50 किलो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उसकी पीएच को 7 पर लाने के लिए तकरीबन 50 किलो ही फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हुआ, जो कि 85% वाला था। लेकिन चूंकि मैंने इसकी पीएच 6 पे सेट की, इसलिए जो टोटल फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हुआ वो तकरीबन 54 केजी के करीब इस्तेमाल हुआ। एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सके, क्योंकि फार्मर के पास जो था वो मेजरमेंट्स के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। लिहाजा मैंने उसको जो है वो अपने हिसाब से मेजरमेंट की और इसकी जो पीएच चेक करने के लिए मैंने लटमस पेपर इस्तेमाल किया। वो मैंने एग्जैक्टली जो है वो 6 से 7 के दरमियान उसको पीएच सेट करके दी।
दोस्तों अगर आपने ज़्यादा मिकदार में पोटाश तैयार करनी हो, मिसाल के तौर पर अगर आप 210 लीटर या 220 लीटर पोटाश तैयार करना चाह रहे हैं तो आप 2 ड्रम इस्तेमाल करते हुए एक ही वक्त में रिएक्शन को दोनों ड्रमों में जो है वो करवा सकते हैं। इससे आपकी टाइम की बचत होगी। तो दोस्तों यहाँ पे फास्फोरिक एसिड की मैं एग्जैक्ट मिकदार नहीं बता रहा। आपने जब भी पोटाश तैयार करनी है तो आपने अपने साथ लिटमस पेपर इस्तेमाल करना है। लिटमस पेपर की मदद से आप इसकी पीएच को एडजस्ट करेंगे और जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप इस रिएक्शन को रोक। तो दोस्तों आपने इसकी पीएच अपनी ज़मीन की मुनासबत से एडजस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़रखेज़ ज़मीनों में इस पोटाश को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी पीएच 6 से 7 के दरमियान आपने एडजस्ट करनी है। और अगर आप कलराठी ज़मीनों में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसकी पीएच 5 से 6 के दरमियान एडजस्ट करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इस पोटाश के इस्तेमाल से आपकी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और साथ में ये खुद भी फास्फोरस मुहैया करेगी। इससे आपको ना सिर्फ पोटाश मिलेगी, फास्फोरस की इजाफी मिकदार के साथ आपकी पैदावार में यकीनी तौर पर और मार्केट से हासिल की गई लिक्विड पोटाश के मुकाबले में आपको कई गुना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं कि इसकी कितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें और दूसरी इसकी मिकदार आपकी फसल और ज़मीन की मुनासबत से जो है वो डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नीचे पोटाश डाली हुई है एसओपी या एमओपी की सूरत में काश्त के वक्त तो इसकी मिकदार कम डालते हैं जब हम लिक्विड पोटाश को फ्लड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बुआई के वक्त पोटाश बिल्कुल इस्तेमाल ना की हो तो इसकी मिकदार को जो है हम हर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके फ्लड करते रहते हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट मिकदार जो है वो फसल की हिस्ट्री, फर्टिलाइज़र प्लान और कौन सी फसल हमने काश्त की हुई है उसके लिहाज से ही मालूम की जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप अपनी फसल और फर्टिलाइज़र प्लान को बताकर एग्जैक्ट जो मिकदार है वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे। मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आखिर में मैं इस पूरी ट्रेनिंग का खुलासा पेश करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने प्लास्टिक के एक ड्रम में 40 लीटर पानी लिया और उसमें 50 किलोग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हल किया। इसके बाद 54 किलो फास्फोरिक एसिड को आहिस्ता आहिस्ता पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के महलूल के साथ रिएक्ट करवाया गया यहाँ तक कि उसकी पीएच 6 से 7 के दरमियान एडजस्ट हो जाए। जब ये महलूल तैयार हो गया और उसकी पीएच एडजस्ट होगी तो आखिर में हमने मज़ीद पानी डाल के फाइनल वॉल्यूम 110 लीटर कर लिया गया। जब ये महलूल ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद हमने इस महलूल को छोटी छोटी केन्स में फिल करके महफूज कर लिया और उसके बाद इसको बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फर्दर डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो की मदद से एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हुए दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अगली वीडियोस में मैं आपको लिक्विड पोटाश के साथ साथ ह्यूमिक एसिड NPK बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे ही मेरा टाइम लगता है मैं आपके लिए उन पे भी वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।